आरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो एक तरीके से अब इतिहास हो जाएंगे, उसकी जगह नई जो व्यवस्थाएं हैं, भारतीय न्याय संहिता हो या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या फिर भारतीय साक्ष्य संहिता हो 2023 का, ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से कानून की शक्ल लेने जा रहा है। क्योंकि कल लोकसभा से इसे पास किया गया और उसके बाद में अब राज्यसभा से इसका पास होना एक औपचारिकता फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि क्लॉज बाई क्लॉज लेने के बाद में इसके पास होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। उसके बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में ये ऐतिहासिक कानून बन जाएगा। गुलामी की मानसिकता से आगे बढ़ते हुए भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए और भारतीय संसद के माध्यम से बनाए गए इस बिल को ऐतिहासिक करार दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये निश्चित तौर से अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल जो कि संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के माध्यम से ये पास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बात करते हैं इस खबर पर, हम चर्चा भी करेंगे। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आज लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया। लोकसभा ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया, तो वहीं राज्यसभा ने दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। इसके साथ ही ये दोनों विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गए हैं। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज हुआ और कई विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। लोकसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष की समिति की सिफारिश पर होगी। कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी उम्मीदवारों के नाम देगी। राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके तहत ही ये बिल लेकर के आपके माध्यम से हम सदन में उपस्थित हुए हैं, इस महान सदन के समक्ष। इसलिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और आप कुछ और कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ही ये बिल लेकर के आए हैं, जो 2 मार्च 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। वहीं उच्च सदन राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। नया कानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 की जगह लेगा। और आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं राज्यसभा की सीधी कार्रवाई की ओर। फेवरिंग एलियन रूलर्स आफ्टर द हिस्टोरिक स्टेप of abolition of Article 370 and provision of 1/3 reservation for women in Parliament and state legislatures, the House afforded the benefit of the same to the people of Jammu and Kashmir through the bills passed during the session. The Post Office Bill revamped the old colonial structure to set up the stage for fulfillment of the aspirations of the people of the country. These bills represented the spirit of Panch Pran that would lay a firm foundation for Bharat's Amrit Kal. We were able to transact business for 65 hours during the 14 sittings and addressed over 2,300 questions from Treasury and the opposition benches. During the period, over 4,300 papers were laid on the table. I am pained to state that nearly 22 hours were lost due to avoidable disruptions, adversely impacting our overall productivity, and finally stood at 79%. Weaponizing disruption and disturbance as a political strategy doesn't resonate with our constitutional obligation of keeping the interest of the people at large above any other political considerations. Honorable members, in line with our progressive initiatives of previous sessions in this session as well, we have ensured that our esteemed lady members would continue to represent 50% of the panel of vice chairpersons and the table of the House. I thank each and every member of the panel for their effective contribution in handling the session. During the course of the session, interns from various institutions from Andaman, Kerala, Rajasthan, Ladakh, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh had the benefit to observe the functioning of Rajya Sabha. It was a part of our effort to establish a link with younger generations of this country whose future invariably rests with our constitutional obligations inside this chamber. Let me conclude by expressing my deep sense of gratitude to the Honorable Deputy Chairman, Shri Harivansh, whose guidance, experience, eloquence, and expertise had helped to conduct the proceedings of the House smoothly. My thanks also to Secretary General and his entire team of officers who have ensured
seamless functioning of this session with utmost dedication. I wish each and every one of you Merry Christmas and a Happy New Year 2024. I am sure I am not alone in expecting 2024 will be a different year in a sense that will continue wholesomely for the prosperity of Bharat, and this House plays a constructive role in delivering so. Thank you. Jai Hind. National song. The House stands adjourned sine die. तो संसद के शीतकालीन सत्र का सत्रावसान हो गया है। राज्यसभा की कार्रवाई को आप देख रहे थे, जिसे साइनेडाई किया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से लगभग 22 घंटे का व्यवधान राज्यसभा की बैठक के दौरान सांसदों के माध्यम से देखने को मिला है, उसकी वजह से उत्पादकता पे सीधा असर पड़ा है। जितने विधायी कामकाज राज्यसभा में हो सकते थे उतने नहीं हो पाए हैं और उत्पादकता 79% रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। 22 घंटे के आसपास व्यवधान में समय गया है। अच्छा खासा हंगामा हुआ। इसकी वजह से उन्होंने इस बात पे अपना दुख भी जताया कि राजनीति की वजह से हंगामा और विरोध करना देश हित में नहीं है। सीधे शब्दों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है कि आने वाला जो साल है वो इस प्रकार के को देश के लिए बेहतर होगा, संसदीय व्यवस्थाओं के लिहाज से बेहतरी से काम करता नजर आएगा। तो एक तरीके से लोकसभा हमने देखा पहले ही साइनेडाई हो गई थी, अब राज्यसभा यानी कि संसद के शीतकालीन सत्र का सत्रावसान हो गया है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। तो कुछ और संसदीय कार्रवाई से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। भारतीय दंड संहिता और इससे जुड़े 2 कानूनों के स्थान पर लाए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को राज्यसभा ने पारित कर दिया है। लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। इन कानूनों का उद्देश्य दंड के साथ साथ न्याय सुनिश्चित करना था। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। The ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. देश में आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 ऐतिहासिक विधेयकों, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक को संसद से पारित कर दिया गया। विधेयक पर राज्यसभा में गुरुवार को चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का एक हिस्सा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है। इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया है। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी। इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। तीनों विधेयकों के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को लेकर आज तक कानून नहीं बनाए गए। भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे
कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो। आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून औपनिवेशिक शासन के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसे भारतीय न्याय संहिता में जगह नहीं दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक के प्रावधानों को इस तरह तैयार किया गया है कि आम नागरिकों के लिए अदालती कार्यवाही सुलभ हो और समय पर इंसाफ मिले। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हम इस कानून के अंदर। ये तीनों विधेयक कानून के लिहाज से एक ऐसे मापदंड बनने जा रहे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद दंड के प्रावधान को न्याय की ओर ले जाने वाले साबित होंगे। इन तीनों विधेयकों के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया त्वरित तो होगी ही, लेकिन उसमें यह भी शामिल होगा कि ये आजाद भारत में हमारी न्याय व्यवस्था के लिए नए कोड होंगे। नए कानूनों में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि अदालती सुनवाई और फैसले के लिए एक अधिकतम सीमा होगी। तीनों विधेयक भारतीय संविधान की मूल भावना को हकीकत में बदलने वाले हैं और यह कानून आने वाले कम से कम 100 सालों तक की जरूरतों पर खड़े उतरेंगे। ऋषि कुमार के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले किस प्रकार से संसद के शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। किस प्रकार की रही है कार्रवाई, इसी पे हम करेंगे चर्चा। भी हंगामे के बीच संसद के पास हुए कई अहम विधेयक, क्योंकि हंगामा भी बहुत रहा, उसके बावजूद कई महत्वपूर्ण विधेयक पास भी हुए हैं। और हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि इस वक्त हमारे साथ में संसद भवन परिसर से मौजूद है। उसके अलावा 3 और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से डॉक्टर राहुल राजभर जी हैं, साथ ही साथ अनिल कुमार बंसल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले हम रुख अपने सहयोगी ऋषि कुमार का करते हैं, उनके पास जाते हैं। ऋषि, अगर देखा जाए तो इस शीतकालीन सत्र को किस लिहाज से ज्यादा याद रखा जाएगा? हंगामा, गतिरोध की वजह से, निलंबन की वजह से, या फिर इन ऐतिहासिक बिल की वजह से? ऋषि, देखिए रिन, ये बेहद ऐतिहासिक पल है। खासतौर से इस सत्र में अगर हम बात करें, ये जो 3 कानून जो अभी पारित हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये प्रस्ताव रखा था, लोकसभा से ये पारित हो चुके हैं और राज्यसभा से जब ये पारित हुए हैं, तो ये आजाद भारत की एक युगांतकारी घटना के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से न्याय प्रणाली की जरूरत हमें महसूस हो रही थी, आम लोग कहते थे कि न्याय व्यवस्था त्वरित होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं दिख रहा था। लेकिन इस कानून के माध्यम से अब लोगों को एक ऐसी राहत मिलने जा रही है जो हम कह सकते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था और न्याय प्रणाली को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी और जो हमारी लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको मजबूती प्रदान करेगी। इसके अलावा जो तमाम कानून और पारित हुए हैं वे तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस बार जो विपक्ष का रवैया रहा वो भी इतिहास में दर्ज हो गया कि वो इस समय मौजूद नहीं थे जबकि इतने महत्वपूर्ण कानून पारित किए जा रहे थे। जी अरिंद। ऋषि, आप रहिए हमारे साथ में। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर राहुल राजभर जी हमारे साथ हैं। और राजभर जी, आपको नहीं लगता है कि इतने ऐतिहासिक कानूनों के वक्त कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, उनका सार्थक बहस में शामिल होना बेहद जरूरी था? एक और बहुत महत्वपूर्ण मौका सरकार को घेरने का, तथ्यों पे, तर्कों पे सरकार को घेरने का जो एक मौका संसद में होता है, वो शायद विपक्ष ने खो दिया है। राजभर जी। जी, निश्चित तौर पे। और ये परिस्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई पूरे देश में, पहले तो जिस तरह से एक सामान्य प्रक्रिया के तहत संसद चल रही थी, 4 तारीख से शुरू हुआ और 13 तारीख को जब कुछ लोगों ने
संसद में तमाम सारे सुरक्षा को ब्रेक करके उसमें घुसे संसद में और इस तरह की घटनाएं हुई, तो उसके बाद विपक्ष की एक सामान्य सी मांग की अमित शाह आके अपना बयान दे और फिर उसके बाद ये दोनों सदनों में इस पर चर्चा हो। और इस जो वाजिब जो मांग था विपक्ष का, उसको दरकिनार करते हुए जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री दोनों संसद से बाहर जाके इस मसले पर बयान करते, लेकिन संसद में आके बयानबाजी नहीं करते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कराते हैं। तो ये वाजिब मांग पे अगर विपक्ष खड़ा हुआ और लड़ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने के लिए किस तरह से तमाम सारे विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर कर दिया और जो परिस्थिति बनाई गई कि इस तरह के महत्वपूर्ण बिल से विपक्ष को चर्चा से बाहर रखा जाए, ये खुद जो है भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आप बीजेपी पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ में। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस सीधे तौर पे कह रही है कि आपकी ये सोची समझी रणनीति है, आप सदन में बयान नहीं देना चाहते संसद में सुरक्षा चूक को लेकर, और एक तरीके से महत्वपूर्ण बिलों पे आप विपक्ष की चाहते हैं उसकी अनुपस्थिति रहे, आप सीधे उसको पास करा ले। सीधा आरोप आपके ऊपर। सिद्धार्थ जी, देखिए, विपक्ष तो आरोप कुछ भी लगा सकता है, पर देश की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता समझती है कि वास्तव में ये विपक्ष ना डिबेट ना डिस्कशन ना डिस्कोर्स किसी चीज में विश्वास नहीं रखता। ये चूंकि मान चुके हैं कि हमारे पास पूरे इंडिया गठबंधन इनका जो है उनके पास नंबर्स इतने नहीं है, तो इन्होंने सोच लिया कि हम किसी भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारे देश की संसद की सुरक्षा में चूक होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटी उसमें बनाई गई, पर कोई ना कोई बहाना बना करके कैसे हाईजैक किया जा सके पूरे ही संसद को और देश के गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, महिला, युवा की कोई भी चर्चा उस संसद में नहीं हो सके, ये विपक्ष ने ठान लिया है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप तय कर लेंगे कि आप देश के महत्वपूर्ण कानूनों के पर चर्चा ना करके उसमें उस समय पे आप सदन में मौजूद ना होकर सदन को छोड़ करके बाहर जाना चाहेंगे, तो इसमें आपके लिए कोई बहाने कुछ भी आप कर लें वो कम पड़ जाएंगे। और बाहर जाकर के भी इन्होंने क्या किया वो भी पूरे देश ने देखा है। लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके किस प्रकार से हमारे देश के, हमारे संविधान के इतने उच्च पद पर बैठने वाले सेकंड हाईएस्ट सिटीजन हमारे देश के, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय के लिए किस प्रकार का एक माहौल विपक्ष के नेताओं द्वारा, इनके शीर्ष नेताओं द्वारा बनाया गया, मैं मानता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण था। पर आज का दिन ये विपक्ष के दुर्भाग्य को चर्चा करने का नहीं है, ये देश के सौभाग्य को चर्चा करने का है। और देश का सौभाग्य ये है कि आज इतने लंबे, लगभग 150 साल पुराने एक इंडियन पीनल कोड, जो कि हमारी गुलामी का प्रतीक था, जहां पर अंग्रेज उस समय पे हमें गुलाम रखने के लिए जो कुछ दंड के प्रावधान बना के गए थे, आज उसको बदल करके एक उभरते हुए, बढ़ते हुए भारत में एक न्याय की एक परिकल्पना के साथ अपने नए कानूनों को हमने अपने दोनों ही सदनों से पारित करवाए हैं। जी बिल्कुल, ये ऐतिहासिक कानून है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अनिल कुमार बंसल जी, आपको लगता है कि ये शीतकालीन सत्र जो है किस लिहाज से ज्यादा याद रहेगा? गतिरोध, हंगामे, निलंबन, इन वजहों से, या किस प्रकार का प्रतिरोध विपक्ष का देखने को मिला जो एक तरीके से अमर्यादित की सीमा से आगे जाता नजर आया, या तमाम ऐतिहासिक बिल जो देश के, या कहा जाए भविष्य के भारत के एक बड़ा आधार तैयार करते नजर आएंगे? अनिल जी, देखिए, दो कारणों से ये रहेगा। एक तो बड़ी संख्या में जो विपक्षी सदस्यों का निलंबन हुआ, इसकी परिस्थिति पैदा हुई, जो भी उसके कारण थे इसलिए। और दूसरा जो विधायी कामकाज है वो बहुत अधिक हुआ इस सत्र में। ये 14, मतलब समझिए आप 14 बैठकें हुई हैं और लोकसभा में 74% कामकाज निपटा और राज्यसभा में भी 76-77%, 79 बल्कि प्रतिशत काम निपटा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि जो सरकार का विधायी एजेंडा था वो उनकी प्राथमिकता थी और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसद का जो सत्र चलता है वो विधायी कामकाज के लिए, लोगों की समस्याओं पर चर्चा के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों को उभारने के लिए ही होता है। तो वो तो मुद्दे उभारने का, तो अगर पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं तो विपक्ष सरकार को घेर सकता है, अपने मुद्दे उठा सकता है, आरोप लगा सकता है, तर्कपूर्ण बहस कर सकता है, वो परिस्थिति तो कम रही। लेकिन जो विधायी कामकाज है, सरकार उसको लेकर काफी चौकन्नी थी, चौकस थी, और चूंकि उनका एजेंडा था और उनको आवश्यक लग रहा था, कई महत्वपूर्ण विधेयक थे, जैसे सिर्फ हम जो इंडियन पैनल कोड या इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी बात तो कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा इंडियन टेलीकॉम एक्ट, उसमें बड़ा बदलाव हुआ, क्रांतिकारी। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून ही नहीं है, तो वो सरकार उसका प्रावधान करे। उस चुनाव, सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, भावनाएं हैं, आदेश है, उनका अनुसरण करते हुए सरकार ने बाकायदा आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ये बाकायदा कानून पारित किया है। और जिसमें जो 3 सदस्यीय पैनल है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी रखा गया है।
तो मुझे लगता है ये जो और भी कई महत्वपूर्ण बिल हैं, कुल लोकसभा में 18 विधेयक पारित हुए, तो इस मायने में अगर हम देखेंगे तो ये सत्र निश्चित रूप से 14 बैठकें और बहुत अच्छा विधायी कामकाज हुआ और महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। इसमें विपक्ष की भी मौजूदगी रहती तो और बेहतर लगता, लेकिन चूंकि बाद में 13 तारीख के बाद विपक्ष ने एक तरह से पूरी तरह से कुछ निलंबन हुआ, कुछ उन्होंने बहिष्कार किया, हंगामा हुआ, तो पर जो भी है पर ये विधेयक पारित हुए हैं, ये एक सरकार के लिए भी उपलब्धि है, देश के लिए उपलब्धि है और संसद का प्रोडक्टिविटी जिसको हम लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। राजभर जी, एक संदेश ये भी जाता है कि कांग्रेस हो या विपक्षी दल इंडिया अलायंस के माध्यम से जो एकजुटता दिखाने की बात लगातार कर रहे हैं, कहीं वो तार्किक तरीके से सरकार को घेरने में सक्षम नहीं है। एक संदेश ये भी जाता है क्योंकि आप बहस के मोर्चे पर तार्किक तरीके से घेरते नजर नहीं आते हैं संसद में। हाँ, निश्चित रूप से अगर संसद अनिल जी, ये सवाल मेरा राजभर जी से था, मैं आता हूं आपके पास में। जी राजभर जी। जी राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं? सवाल सुन नहीं पाया मैं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि एक संदेश ये भी जाता है, आपको अगर आवाज आ रही तो एक संदेश ये भी जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो, वो तार्किक तरीके से सरकार को घेरने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। शायद इसलिए वो संसदीय बहस जो एक स्तर हुआ करता था, उस प्रकार की बहस से अपने आप को कहीं हटा रही है। ये भी संदेश जाता है कि आपको नहीं लगता कि 2024 से पहले इस प्रकार के संदेश से बचने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए देश की नहीं है, देश की जन के चरणों में जाके गला घोट रहे हैं विपक्ष को पूरी तरीके, विपक्ष को संसद से बाहर करके जिस तरह से बिल को राहुल जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं आ पा रही, लेकिन आपके कुछ शब्द हम तक पहुंचे। आपने कहा कि लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, विपक्ष को बाहर कर रहे हैं। ये शब्दों को समझने के आधार पे मैं अब जाता हूं सिद्धार्थ यादव जी के पास में, बीजेपी से नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, संसदीय व्यवस्थाओं का गला घोटने का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि संसदीय व्यवस्थाओं में इस प्रकार का नहीं होता कि आप विपक्ष को बाहर खड़ा कर दें, अपने मन से बिल पास कर लें। देखिए, संसदीय व्यवस्थाओं में ऐसा भी नहीं होता कि स्पीकर के पोडियम पे चढ़ा जाए, ऐसा भी नहीं होता कि प्लेकार्ड्स लेकर के आया जाए, ऐसा भी नहीं होता कि पूरे सदन को हॉस्टेज बनाने का प्रयास किया जाए। ये सब कभी नहीं होता। देश की संसद अलग काम के लिए है। विपक्ष को विरोध करना है तो विरोध करना चाहिए, पर विरोध का तरीका हो सकता है। आज जिस प्रकार की भूमिका विपक्ष निभा रहा है, कभी हम देखते हैं कि टेबल पर चढ़ा जा रहा है, कभी देखते हैं कि माइक उखाड़े जा रहे हैं, कभी देखते हैं कि एक ऐसा विरोध जो विरोध ना होकर के गतिरोध में बदल जाता है और पूरे सदन को हॉस्टेज बना के कोई चर्चा ना कर पाए कोई। ये जो मानसिकता है विपक्ष की, ये बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र में एक स्वस्थ एक व्यवस्था के लिए विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर विपक्ष ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से, अगर देश के कल्याण के लिए बिल्स की चर्चा जिस स्थान पर निर्धारित हुई है, वहां पर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसा निर्णय हमारे सभापति महोदय द्वारा लिया जाना है और लिया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश के व्यक्ति ने, देश की जनता ने किसी भी सदस्य को इसके लिए नहीं चुना कि जब कोई महत्वपूर्ण बिल आए तो आप छोड़ के चले जाइए, जब कोई महत्वपूर्ण बिल आए तो आप सिर्फ हंगामा करिए। आप देखिए क्या बिल थे। महिला आरक्षण, महिला वंदन अधिनियम जो बिल था वो आया, J&K रिजर्वेशन का बिल आया। जिस दिन ये लोग मात्र इस बात पर अड़के कि हम बहस चाहते हैं, सुरक्षा में चूक हुई, वो बहस से समाधान नहीं है, उसका समाधान इन्वेस्टिगेशन से है, उसका समाधान उसकी गहराई में जाकर के वहां पर समाधान निकल सकता है। पर मात्र कोई भी बहाना पकड़ करके विपक्ष अगर ऐसा करेगा तो मैं मानता हूं कि देश की जनता इससे बहुत आहत होती है। समय समय पे वो जवाब भी देती आई है और आगे भी देती है। जी, अनिल कुमार बंसल जी, आपको लगता है कि किस तरीके से ये अपने आप में जो उपराष्ट्रपति के प्रति जिस प्रकार का एक विरोध का एक अमर्यादित प्रयास देखने को मिला, वो भी अपने आप में हमारी इस प्रकार के आचरण को दिखाता है कि जिससे बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, और संसदीय मर्यादाएं लगातार सत्र दर सत्र हम उसका एक तरीके से गिरता हुआ स्तर देख रहे हैं, उस दिशा में भी इस सत्र को याद रखा जाएगा। देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस के जो सम्मानित सदस्य हैं, जिन्होंने जो बात आई थी कि उनका थोड़ा मिमिक्री की, तो देखिए कोई हास्य कलाकार, कोई कवि ये सब मिमिक्री करते हैं तो एक समझ में आता है।
संसद में जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं उनको गंभीर माना जाता है, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, रक्षक हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, उनसे गंभीर आचरण की अपेक्षा की जाती है। और वैसे भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज ये चूंकि संवैधानिक पद हैं, एक बार को आप प्रधानमंत्री की मिमिक्री कर लें तो आप कह सकते हैं कि विरोधी दल के नेता हैं, जो संसद के पद पर बैठे हुए हैं उनको हमको बचाकर रखना चाहिए। वो कोई जब इस पद पर आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी भले वो किसी दल से जुड़े हुए हों, लेकिन जब वो संसद की कार्रवाई का संचालन करते हैं तो एक तरह से वो जज की भूमिका है, निष्पक्ष और संवैधानिक पद है, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो बहुत सुलझे हुए हैं और उन्होंने कोई बहुत ज्यादा इसको उस तरह से नहीं लिया है, और लोग देश की जनता समझती है, सब जानते हैं कि भाई अच्छा नहीं है। मुझे लगता है जिन्होंने ये किया था उन्होंने भी महसूस किया होगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2024 की दस्तक भी इस सत्र के लिहाज से कही जा सकती है, क्योंकि राजनीतिक वजहों से विरोध का जिक्र भी एक तरीके से दबे मन से उपराष्ट्रपति ने कहा कि साहब राजनीति के लिए विरोध देश हित में नहीं है। ये बहुत एक गंभीर एक तरीके से इशारा है कि आखिर आप संसदीय व्यवस्थाओं से इस प्रकार का राजनीतिक स्कोर करने के लिए आप बहस से मत बचने की कोशिश कीजिए, हंगामा मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी आपका, राहुल जी आपका, इसके अलावा अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद संसद से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। कई दिनों के व्यवधान के बाद आज संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल चल पाया और अहम मुद्दों पर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। हालांकि लोकसभा में एक विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के 3 सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर सदन को जानकारी दी गई। देश में हवाई उड़ानों की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2014 से अब तक इस क्षेत्र पर सरकार का खासा ध्यान है और एयरक्राफ्ट की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक देश में 686 जहाज उपलब्ध होंगे। Our fleet is continuously expanding. From 626 last year, we've gone to a figure of 644. And as of March 2024, with the fleet induction, almost 2 to 5 aircraft per month, we will go to a number of 686, even though aircraft on ground are 140. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया है कि भारतमाला परियोजना में 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है।
नवंबर 2023 तक 26,418 किलोमीटर की परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं और 15,045 किलोमीटर की लंबाई पूरी हो चुकी है। सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 5,803 दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान की है। एक लिखित जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि सबसे ज्यादा दुर्घटना संभावित स्पॉट तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में पाए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल में स्वच्छ ईंधन के विषय में प्रश्न के जवाब में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि स्वच्छ ईंधन और कार्बन उत्सर्जन के लिए 2023 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को भारत ने 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। भारत ने जो अपने 8 लक्ष्य पेरिस एग्रीमेंट के बाद पहले एनडीसी में दिए थे, उसमें 3 क्वांटिटेटिव थे, जिसमें पहला लक्ष्य भारत की रिन्यूएबल क्षमता को 40% करना था। ये लक्ष्य भारत ने 2030 के लिए तय किया था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि समय से 9 साल पहले ये लक्ष्य भारत ने प्राप्त किया है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान 131 शहरों के लिए 19,711 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है, जिसमें से 49 शहरों को 15वें वित्त आयोग वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया है। पिछले 3 वर्षों में अपने अपने शहरों में सिटी एक्शन प्लान लागू करने के लिए 131 शहरों को 9,103.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि 2014 से 2022 के बीच भारत में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने वाले पेंशन धारकों की संख्या 128 गुना बढ़ी है। डीएलसी अभियान में 2023 में 38.99 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों ने डीएलसी जमा किया। शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीते दिनों राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अमर्यादित रूप से विरोध जताने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा ने दिल्ली से लेकर देश के तमाम अन्य शहरों में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने अपने निलंबन के खिलाफ दिल्ली में आज मार्च निकाला। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गर्माता जा रहा है। भाजपा ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाकर अपना रोष भी जताया। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। भारत के उपराष्ट्रपति और किसान के बेटे का राहुल गांधी और ममता बनर्जी के एक पार्लियामेंट के मेंबर ने अपमान किया है। ये पूरे देश के किसानों का अपमान है। इस तरह की जो हरकत की गई है, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। उधर बिहार के पटना में भाजपा ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित राज्य के कई नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जिस तरह का कुकृत्य कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लोगों ने किया, तृणमूल पार्टी के सांसद के द्वारा किया गया, यह स्पष्ट दिखलाता है किसान विरोधी हैं। किसान नेता को उपराष्ट्रपति बने हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। कोलकाता में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का कथित तौर पर अपमान को लेकर बीजेपी नेताओं ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी गठबंधन दलों ने संसद से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी मनोरंजन, सागर, अमोल और नीलम की पुलिस रिमांड की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर की अदालत में आज इन आरोपियों की पेशी हुई थी। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तमिलनाडु सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री को मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाते हुए 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार के आरोप में पोनमुडी और उनकी पत्नी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2006 से 2011 के बीच मंत्री रहते हुए अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के इस मामले में मंत्री को दोषी करार दिए जाने के बाद डीएमके पार्टी राजनीतिक रूप से घिरती नजर आ रही है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में पोनमुडी और उनकी पत्नी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने दोनों को निचली अदालत से दोष मुक्त किए जाने के आदेश को भी रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पोनमुडी और उनकी पत्नी फिलहाल समर्पण नहीं करेंगे। न्यायालय ने उनकी सजा 30 दिन के लिए निलंबित करते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील करने को मंजूरी दी है। सेंथिल बालाजी के बाद एक और डीएमके के मंत्री अब जेल जाएंगे। पोनमुडी जी जिन्होंने कहा था सनातन की समाप्ति उनके गठबंधन का विषय है, वो आज कन्विक्ट और सेंटेंस हो चुके 3 सालों तक। मतलब सोचिए, डीएमके का मतलब अब बन चुका है डर्टी मनी किसका। कितना भ्रष्टाचार है इस सरकार में, ये एक के बाद एक समझ में आ रहा है। इसका परिचय और प्रमाण मिल रहा है। पोनमुडी 2006 से 2011 तक डीएमके सरकार में मंत्री थे। आरोप है कि तब दोषी नेता ने 1.36 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। भ्रष्टाचार रोधी और सतर्कता निदेशालय द्वारा एक मामले में 2021 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया था। वेल्लोर की एक स्थानीय अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भाजपा समेत दूसरे विपक्षी दलों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। BJP welcomes this judgment and it is a lesson for those who loot the public. And Mr. Ponmudi should have gone home, should have gone to the jail before 3 days itself, but he continued to be a minister, which is shameful. And we strongly condemn the DMK, which has been looting the public, and this is the lesson what they get, and this is called the Dravida model. Not only Ponmudi, 12 more ministers will follow him. And all the 13 ministers who are scam tainted and facing corruption charges will go to jail very soon. This signals the end of DMK in Tamil Nadu, and the faith people had towards judiciary is being bestowed today with this judgment.
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सजा सुनाए जाने के बाद पोन मूडी की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है, लिहाजा अब वे मंत्री भी नहीं रहेंगे। पिछला वर्ग कल्याण, खादी और ग्राम उद्योग मंत्री राजा कनप्पन को उच्च शिक्षा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वो खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर पूछताछ के लिए ईडी के दूसरे समन पर भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। केजरीवाल विपश्यना शिविर चले गए तो भाजपा ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच से क्यों बच रहे हैं, अगर उनके पास छुपाने के लायक कुछ भी नहीं है तो। केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीतिक समन करार दिया है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समक्ष फिर पेश नहीं होने पर भाजपा हमलावर है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। समित पात्रा ने कहा कि कुशासन और विपश्यना एक साथ नहीं चल सकते। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। ईडी के समक्ष पेश होने के बजाय केजरीवाल विपश्यना शिविर चले गए। हालांकि ईडी के समन का जवाब देते हुए केजरीवाल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। केजरीवाल ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल का विपश्यना शिविर में जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय था। देखिए, जैसा मैंने कहा, ना ईडी के पास ना सीबीआई के पास कोई भी सबूत है। तभी तक वो आज बताने को भी तैयार नहीं है कि विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं, अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं। भाजपा पूछ रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इतनी ही पाक साफ हैं तो जांच से भाग क्यों रहे हैं, जबकि इसी मामले में उनकी सरकार के मंत्री और सांसद पहले ही जेल में हैं। भाजपा यहीं तक नहीं रुकती, भ्रष्टाचार को लेकर पूरे विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठा रही है। जिस ईडी ने उनके मंत्री को इसी केस में उनकी कार्रवाई के आधार पे वो जेल में है और कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है, कोर्ट बेल नहीं दे रही, उसके बाद भी उस संबंध में जांच इलीगल कैसे हो सकती है, गैर कानूनी कैसे हो सकती है। यहाँ निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी बुरे तरह से फंस चुके हैं और उनको ये डर लग रहा है कि हम सवाल का जवाब नहीं देंगे तो क्या। पूरे गठबंधन का ही विषय भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही इस गठबंधन को जोड़ता है। केवल करप्शन, कमीशन और ये भ्रष्टाचार का कैसे करना है एम्बिशन पूरा, यही इनका पूरा एजेंडा अलायंस का। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अक्टूबर में भी इस मामले में समन जारी करके 2 नवंबर को तलब किया था, लेकिन वो उस समय भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। तब उन्होंने विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त होने का हवाला देते हुए ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। इसके बाद 18 दिसंबर को ईडी ने उन्हें दोबारा समन जारी करके 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई। बीते कुछ महीनों से बिहार में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया से लेकर भू माफियाओं तक को सरकार से संरक्षण की खबरें सामने आती रहती हैं, तो माफियाओं के द्वारा पुलिस पर भी हमले की घटनाएं अब आम होने लगी हैं। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बालू और शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाले अपराध और भ्रष्टाचार के पर्याय राजद के साथ सरकार चलाने वाले बीमार नीतीश कुमार से अब राज्य नहीं संभल रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए, इसलिए बिहार की स्थिति को देखते हुए आज जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं है। पिछले दिनों बेगूसराय में शराब माफिया द्वारा दरोगा की हत्या और एक होमगार्ड जवान को गाड़ी से कुचलकर बुरी तरह घायल कर देने की घटना से राज्य में सनसनी फैल गई है।
भाजपा का आरोप है कि पूरे राज्य में बालू और शराब माफियाओं ने कोहराम मचा रखा है और सरकार के मुखिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंख मूंदे हुए हैं। उधर भाजपा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में वे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना तो दूर, संयोजक बनने में भी सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन लोगों ने आपके स्वार्थ महत्वाकांक्षा को जगाया और उस स्वार्थ महत्वाकांक्षा की वातावरण के अंदर आपको चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, आज बिहार के अंदर राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण कहीं न कहीं प्रशासनिक अराजकता को चरम पर पहुंचा दिया। अपराध भ्रष्टाचार का पूरा माहौल बिहार के अंदर लोगों को दहशत में डाल रहा। ऐसी खबरें हैं कि पिछले 2 महीनों में नवादा, पटना, मुंगेर, सहरसा, सारण, जहानाबाद, किशनगंज आदि जिलों में 20 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अपराधियों व बालू, शराब और भू माफियाओं द्वारा न केवल पुलिस बल पर हमले किए गए बल्कि उन्हें खदेड़कर पीटा भी गया। इस बीच पटना में एक महिला सिपाही को सरेआम गोली मारने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही और महिला दरोगा फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी एक बाइक सवार ने उन्हें गोली मार दी। ये घटनाएं राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी हैं। भाजपा मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद अगली खबर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। देश के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में साल 2014 के बाद से छात्रों के नामांकन में 26.5% की वृद्धि दर्ज की गई है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को संसद में यह जानकारी देते हुए बताया कि 2014-15 से 2021-22 के दौरान लड़कियों के नामांकन में करीब 31% की बढ़ोतरी देखी गई है। 2020 से देश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। शिक्षा नीति और केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता की वजह से बच्चों में पढ़ाई को लेकर रुचि बढ़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बताया है कि 2014-15 के बाद से स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में 31% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि लड़कियों की शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों की वजह से ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है और उनमें से महिलाओं में एससी महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब। और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक। और उसमें लड़कियों की अध्यक्ष महोदय 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की एसटी कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फलौट है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में 44% और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन में 65% की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। अनुसूचित जाति की छात्राओं के नामांकन में 50% तो अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के नामांकन में 2014-15 के मुकाबले 80% तक वृद्धि हुई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुस्लिम लड़कियों के नामांकन में इस दौरान 45% की वृद्धि देखने को मिली है। मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है। यह प्रमाणित करती है इन दिनों में हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण, उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है। भारत में स्कूली और उच्च शिक्षा में 30 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें 26 करोड़ छात्र स्कूलों में तो 4 करोड़ छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के नामांकन में 26.5% की वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर अयोध्या से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज इन तैयारियों का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये न्योता भेजा गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। समारोह को बेहद भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। इस कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डा स्थल का भी निरीक्षण किया। साथ ही अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 30 तारीख को प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे उन सब जो स्थल है उनका निरीक्षण किया गया। तो उस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन और रेलवे स्टेशन में 2 हमारी रेल हैं उनको झंडा दिखाया जाना। तो इस कार्यक्रम के दृष्टिगत दोनों जगहों को मुख्यमंत्री ने स्वयं देखा और डायरेक्शंस दिए किस प्रकार से तैयारी की जानी है, कैसे उस दिन रूट पे साज सजावट होनी है, सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था होनी है, जो जनसभा होनी है उसमें किस प्रकार से वहाँ मैनेजमेंट बेहतर रहे चीज़ों का। इन सब मुद्दों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट की और उसके बाद उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी न्योता भेजा गया है। सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम जन्मभूमि परिसर को सजाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। ऐसे में तमाम तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में आज तीसरा दल वाराणसी पहुंचा तमिलनाडु से। गोदावरी नाम के इस समूह में पहुंचे लोगों का वाराणसी में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। तीसरा समूह गोदावरी के नाम से, इसके सदस्य सभी प्रोफेशनल्स हैं, बाबा के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद चूंकि काशी आना इनकी जीवन की एक उपलब्धि में है, एक सोच में है, तो जो आ गए हैं बाबा के दर्शन कर लिए हैं और शंकराचार्य चौक पर हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप इस गोदावरी के पार्ट हैं, बाबा के दर्शन किया, काशी तमिल संगमम के पार्ट बनने के बाद बाबा के दर्शन करने और भव्य काशी विश्वनाथ धाम देखकर आपको कैसा लगा? हर हर महादेव। रहले सबको प्रणाम है। हम लोग तमिलनाडु से आए हैं, हम लोग बहुत उत्सुक है, बहुत खुश हुआ इधर से। ये सबका क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है। हम लोग इतना उत्सुक है, वो हम दूसरा स्टेट से इस स्टेट को आया है, इधर का भाषा, इसका कल्चर क्या है, सब सीखने के लिए हम लोग को देख के बहुत बहुत संतुष्ट है। सब लोग बहुत संतुष्ट है। हम तो प्रधानमंत्री से ये विनम्रता कर रहा हूँ, सबको ये मिलना है, ऐसा मौका मिलना, सभी लोगों को ये करना है। प्रणाम। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और लोगों को भी ऐसा मौका मिले। आप क्या कहेंगे? Sir, I am coming from Chennai, sir. This is the first time I had this temple visit. So this is I am very much proud for this moment. And one more thing, very thanks to Modi ji. Those who are all interested in the Shiva temple, they are very much happy to attending this function, and we are proud of this. ओम नमः शिवाय सर। बहुत खुशी हुआ सर वो विश्वनाथ दर्शन के लिए, और उनको सिर में जल डालने के लिए बहुत खुशी हुआ सर। और प्रधानमंत्री और सारा लोगों हमारा स्वागत करना, और सारा लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? आप यंग हैं और आपको यहाँ पे आने का मौका मिला। को हम सबको बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और ये अद्भुत विषय है कि हम इतनी दूर से चलकर, रेलगाड़ी में चलकर यहाँ काशी में दर्शन करने का ये मौका हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे इसको। हम इस दौरान प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये युवा हैं तमिलनाडु के, दर्शन किया यहाँ पर, और इनकी सोच देखिए, जो सोच भारत सरकार की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, उसी की बात यह युवा कर रहा है कि यहाँ आने पर यह पता चल रहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक ही है, काशी विश्वनाथ धाम में। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, काशी विश्वनाथ धाम, शंकराचार्य चौक, वाराणसी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। बात काशी से ही। काशी तमिल संगमम का दूसरा समूह यमुना के सदस्यों के लिए वाराणसी के नमो घाट पर संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया। इसमें काशी के कलाकारों ने गायन प्रस्तुत किया तो वहीं तमिलनाडु के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर बसंता कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं ने बताया है कि उनके लिए काशी तमिल संगमम कितना उपयोगी साबित हो रहा है। तीसरा समूह गोदावरी के नाम से, इसके सदस्य सभी प्रोफेशनल्स हैं, बाबा के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद चूंकि काशी आना इनकी जीवन की एक उपलब्धि में है, एक सोच में है, तो जो आ गए हैं बाबा के दर्शन कर लिए हैं और शंकराचार्य चौक पर हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप इस गोदावरी के पार्ट हैं, बाबा के दर्शन किया, काशी तमिल संगमम के पार्ट बनने के बाद बाबा के दर्शन करने और भव्य काशी विश्वनाथ धाम देखकर आपको कैसा मिला? हर हर महादेव। पहले सबको प्रणाम है। हम लोग तमिलनाडु से आए हैं, हम लोग बहुत उत्सुक है, बहुत खुश हुआ इधर से। ये सबका क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है। हम लोग इतना उत्सुक है, वो हम दूसरा स्टेट से इस स्टेट को आया है, इधर का भाषा, इसका कल्चर क्या है, सब सीखने के लिए हम लोग को देख के बहुत बहुत संतुष्ट है। सब लोग बहुत संतुष्ट है। हम तो प्रधानमंत्री से ये विनम्रता कर रहा हूँ सबको। ये छात्रों का था, दूसरा ग्रुप अध्यापकों का, शिक्षकों का, और यहाँ पर नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, एकेडमिक सेशन चला और यहाँ पे छात्राएं भी हैं और अर्ध शिक्षक कह सकते हैं, अर्ध छात्र कह सकते हैं, क्योंकि ये B.Ed और M.Ed के विद्यार्थी हैं बसंता राजघाट के। आप क्या कहोगे इस काशी तमिल संगमम में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे आप मिले? हमें बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रोग्राम हुआ कल्चरल, हमारा ये जो इवेंट हुआ, ये बहुत ही अच्छा था। ये इसमें हमें अलग अलग लोगों से हमें मिलने का मौका मिला और जो ये इवेंट हुआ ये काफ़ी अच्छा था, लोगों को समझने का मौका मिला। ये इवेंट जो हुआ है इसमें हम लोगों को तमिल के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चली हैं और भी हम भी दूसरे जो तमिल हैं वहाँ पे जाना चाहते हैं, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो लोग आए, हमें उनसे इंटरेक्शन किया, हमने दूसरे स्टूडेंट से, और हमें भी मौका मिले कि हम लोग भी वहाँ जाए, वो लोग भी हमसे इंटरेक्ट करें। हमें लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आई पर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, लैंग्वेज समझ नहीं आ रहे लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। सो वी आर जस्ट एंजॉयिंग। आप तो अर्ध शिक्षक हो और छात्र भी, टीचर्स आए हैं, क्या कहोगे? जी, हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम लोग को पता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर, तो यहाँ पे हम लोग टीचर से मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। एकेडमिक सेशन भी हुआ था, BHU के टीचर्स आए थे और IIT मद्रास और BHU के टीचर्स जो है वो मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अच्छा लगा मिलकर। और ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं इससे जो कल्चरल नेशनलिज्म है उसको बढ़ावा मिलता है और हम लोग भी उनके कल्चर को जान रहे हैं, वो लोग हमारे कल्चर को जान रहे हैं, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा अगर हमें वहाँ जाने का मौका मिला। हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि किस प्रकार से हम काशी तमिल संगम से भारत में मतलब
जिस प्रकार हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, हम काशी और तमिल के बीच का जो हमारा बॉन्ड है उसको हम इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टूडेंट भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और टीचर्स भी जो अभी टीचर बनने की प्रक्रिया में हैं वो भी अपने अध्यापकों से मिलकर, जो तमिलनाडु से आए थे इस नमो घाट पर, इनके मन में भी यह है कि अभी तमिलनाडु जाएं और यहाँ पे जो सीख रहे हैं उसको और ज़्यादा अपने आंखों से देखें, अनुभव करें। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। और न्यूज नाइट के अंत में अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, कई ऐतिहासिक बिल हुए पारित। लोकसभा से कुल 18 जबकि राज्यसभा से 17 विधेयक हुए पास। स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए सभी का जताया आभार। आपराधिक कानून से जुड़े तीनों विधेयकों पर संसद की लगी मोहर। दूरसंचार विधेयक और प्रेस और पत्रकार रजिस्ट्रीकरण विधेयक भी संसद से पास। वहीं अमर्यादित व्यवहार के चलते लोकसभा से 3 और सांसद निलंबित। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मामला गरमाया। भाजपा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी से की माफी मांगने की मांग। विपक्ष ने भी सांसदों के निलंबन के विरोध में दिल्ली में निकाला मार्च। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की 15 दिन की और बड़ी हिरासत। पुलिस ने कोर्ट को बताया पूछताछ के दौरान मिले कुछ अहम सबूत। कर्नाटक से एक और संदिग्ध हिरासत में। विवादित बयान को लेकर फिर मुश्किल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 8 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करे चुनाव आयोग। चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। तमिलनाडु सरकार को लगा करारा झटका। उच्च शिक्षा मंत्री पोन मोडी भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार। हाईकोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। कैबिनेट से भी छुट्टी। भाजपा ने फैसले का किया स्वागत। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा को भी 2 साल की सजा। शराब घोटाले के मामले में फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भाजपा ने बोला हमला। केजरीवाल को बताया मास्टरमाइंड। कहा इनके इतने पाक साफ हैं तो पेश क्यों नहीं होते ईडी के सामने। संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष। चुनाव में संजय सिंह को मिले 47 में से 40 वोट। कुल 15 पदों के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के नाम शामिल। तो इस वक्त की सुर्खियों के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।